देखिए आपका कल शुरू किया गया था ये सारे में। बैठिए हो। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका शुरू शुरू किया गया है। आपका जो माइनर में आपका पहला है। और इसमें आपका पोजेशन की रिकवरी यानी कि कब्जे के प्रत्युद्धरण के बारे में शुरू किया गया था। आपका भाग 2 और अध्याय 1। ये जो भाग 2 और अध्याय 1 है वह आपका सेक्शन 5 से लेकर और 8 तक है। और इसमें चल और अचल संपत्ति से बेकब्जा किया गया व्यक्ति आपका अपने कब्जे की पुनः मांग करता है। इसके बाद आपका शुरुआती दौर में कुछ सामान्य बातें बताई जा रही थी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी कि अचल संपत्ति है और कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए मुकदमा दायर किया जाता है तब दो सेक्शन काम करेगा, आपका 5 और 6। और अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है यानी कि चल है और आप चाहते हैं कि हम उस पर पुनः कब्जा प्राप्त कर लें तो दो सेक्शन काम करेंगे, आपका 7 और 8। तो पहले सेक्शन याद करना चाहिए। अचल संपत्ति के कब्जे या पोजेशन की रिकवरी के लिए 5-6 और चल संपत्ति के कब्जे की रिकवरी या प्रत्युद्धरण या वापसी या पुनः प्राप्ति के लिए जो सेक्शन काम करेगा वह 7 और 8। इसके बाद आपका बताया गया कि सेक्शन 5 और सेक्शन 7 एक साथ पढ़िएगा। अगर शब्द आगे दे दे कि अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति और इसी में जोड़ दे कि स्पेसिफिक या विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति तो अंतर आ जाएगा। अगर शब्द स्पेसिफिक या विशिष्ट या विनिर्दिष्ट दे तो ऐसी दशा में सेक्शन 5 मारिएगा और केवल अचल संपत्ति दे दे और आपका विनिर्दिष्ट शब्द न लिखे तब आपका सेक्शन 6 मारिएगा। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, फिर एक बार इसको समझिए। बार बार लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर स्पेसिफिक आ जाए, विशिष्ट आ जाए, विनिर्दिष्ट आ जाए, अभी हम बताएंगे विनिर्दिष्ट का मतलब क्या हुआ सेक्शन जब शुरू होगा। तो अचल संपत्ति में आए तो सेक्शन 5 आपका कवर होगा। और यहीं आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाए यानी कि जंगम या चल संपत्ति में तो सेक्शन 7 मारिएगा। और ये सतर्क रहना है। इसके बाद आपका जो पोजेशन या आधिपत्य या कब्जे की बात है तो कब्जे का आपका विभिन्न कानूनों में कब्जे के बारे में क्या क्या प्रावधान है वह हम शुरू किए थे। अभी ये जब आपका कोरिलेशन हो जाएगा तब आपका सेक्शन 5 शुरू किया जाएगा। माने कोरिलेशन जितने हैं आपका, पहला हमने बताया था रेस नलियस वस्तु, याद रखिए। रेस नलियस का मतलब स्वामी विहीन, यानी कि अगर कोई वस्तु है और उसका कोई स्वामी नहीं है तो गुड फाइंडर यानी कि जो व्यक्ति सबसे पहले उस वस्तु पर आधिपत्य या पोजेशन या कब्जा प्राप्त कर लेता है वह स्वामी हो जाता है या उस वस्तु का उसे स्वामी माना जाएगा। सर्वप्रथम ये जो सिद्धांत हैं ये अप्लाई किया गया, बताया गया पिछली बार भेजे में क्वेश्चन बना था जूरिस्प्रूडेंस में। आर्मरी का केस यानी कि गुड फाइंडर वाला यानी कि अंगूठी वाला आप कह सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति सर्वप्रथम कब्जा पाता है अगर स्वामी न मिले तो वह स्वामी माना जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस में हमने कब्जे के सामान्यतः दो तत्व बताए थे, एक आपका कार्पस और दूसरा एनिमस। कार्पस मतलब कि शारीरिक या भौतिक नियंत्रण और एनिमस मतलब धारणाशय। धारणाशय का मतलब हुआ कि अपने पास उस वस्तु को होल्ड करने, धारण करने की मानसिक इच्छा।
लेकिन मैं ये भी बताया था कि हमेशा ये दोनों तत्वों का होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि आप अपने कमरे में ताला बंद करके आए हैं, तो शारीरिक नियंत्रण तो आपका नहीं है, लेकिन मानसिक नियंत्रण ज़रूर है कि हम अपने कमरे में ताला बंद करके आए हैं, तो इस कमरे पर कब्ज़ा मेरा है। ये मानसिक इच्छा है, लेकिन शारीरिक शक्ति अभी, चूँकि आप यहाँ बैठे हैं और रूम दूर है, तो भौतिक कंट्रोल नहीं है। अगला देखिए आपका, अगला आपका कह सकते हैं कि कब्जे को लेकर हमने शुरुआत किया था, और पहला सीआरपीसी में देखिए, अगर कब्जे को लेकर यानी कि अगर अचल संपत्ति है और अचल संपत्ति के कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न हो, यानी कि जल या थल या उसकी सीमा का विवाद, तो इस विवाद का निपटारा सेक्शन सीआरपीसी 145 के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। और अगर यूज का विवाद हो, उपभोग का विवाद हो, यानी कि जल और थल के आपका यूज का विवाद हो, तो इसका निपटारा सेक्शन 147 सीआरपीसी के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। दो सेक्शन ये आपको सीआरपीसी में पकड़ना है। तत्पश्चात हमने पुलिस एक्ट में भी बताया था कि पुलिस एक्ट की धारा 25, 26 और 27 में आपका प्रावधान है रेस नलियस वस्तु ही कहिए, यानी कि कोई वस्तु है जो लावारिस है, जिसका कोई वारिस नहीं है, पुलिस उसे जब्त कर लेगी। जब्त करके जिला मजिस्ट्रेट को यानी कि डीएम को रिपोर्ट भेजेगी। डीएम वो उद्घोषणा करेंगे कि जो भी आपका स्वामी है 6 माह के अंदर आए, और कोई अगर 6 माह के अंदर नहीं आता या आता है लेकिन उस वस्तु पर अपना हक साबित नहीं कर पाता, तो डीएम के आदेश से वह संपत्ति बेची जाएगी और पैसा राज्य सरकार के खाते में चला जाएगा। डीएम कुछ दशाओं में डीएम उस संपत्ति को तत्काल बेचने का भी आदेश दे सकते हैं। 6 माह का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, वो अलग बात है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। इसके बाद आइए आपका जो कब्जे का प्रावधान है। अब अपकृत विधि, हाँ एविडेंस हमने बताया था, और एविडेंस की धारा 110 यानी कि धारा 110, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, यानी कि पजेशन आपका ओनरशिप का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो वह स्वामी माना जाएगा जब तक कि दूसरा व्यक्ति उसके हक को नासाबित न कर दे, तब तक वह उसका क्या माना जाएगा, स्वामी। यानी कि कब्जे के आधार पर क्या मिल सकता है, ओनरशिप, ये भी याद रखना है। इसके बाद आपका जो कानून में पजेशन पढ़ना है, एक टाट में और आपका एक आईपीसी में पढ़ना है। तो पहले अपकृत विधि में देखा जाए। अपकृत विधि में जहाँ तक कब्जे की बात है, अपकृत विधि में कन्वर्जन यानी कि संपरिवर्तन के अपकृत में कब्जे का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात अगर ए की संपत्ति बी ने अवैध तरीके से उस पर कब्जा कर लिया, तो ए अपकृत विधि के तहत भी अपने कब्जे की वापसी के लिए वाद दायर कर सकता है। इसको कहते हैं संपत्ति का संपरिवर्तन, न संपत्ति का प्रत्यावर्तन, यानी कि संपत्ति क्या लेना, वापस लेना। इसके बाद आपका जो प्रावधान आता है, आईपीसी में भी तमाम अपराध ऐसे हैं जो पजेशन पर ही आधारित हैं, स्वामित्व के विरुद्ध नहीं है, बल्कि कब्जे के विरुद्ध है। जैसे कि पहला आपका चोरी का अपराध।
चोरी का अपराध कब्जे के विरुद्ध अपराध है, स्वामित्व के विरुद्ध नहीं है। यानी कि किस व्यक्ति का उस संपत्ति पर कब्जा था, इस आधार पर चोरी के अपराध का निर्धारण किया जाएगा। स्वामी कौन था ये नहीं, बल्कि कब्जा किसका था इस आधार पर। अतः कोई व्यक्ति कुछ दशाओं में स्वामी किसी संपत्ति का होते हुए भी उस संपत्ति की चोरी कर सकता है। यानी कि स्वयं की संपत्ति की चोरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। एक उदाहरण उसका देखिए। मान लीजिए एक के पास आपका एक टीवी है, वह टीवी खराब हो गई, वह मैकेनिक के यहाँ ले गया, टीवी दिया, और जब मैकेनिक दुकान में नहीं था तो टीवी बन गई थी, और इस आशय से कि हम बनवाई नहीं देंगे, अपनी ही टीवी को दुकानदार की सम्मत के बिना उठा लाया। तो ए ने अपनी ही टीवी की चोरी की। क्योंकि भले वह टीवी का स्वामी था, लेकिन उस समय उस टीवी पर कब्जा किसका था, दुकानदार का। और दुकानदार को बिना पैसा दिए हुए लेने का इरादा था। यानी कि दुकानदार को सदोष हानि पहुंचा दिया जाए, यानी कि उसे नुकसान पहुंचाया जाए और बनवाई न दी जाए, इसी को कहते हैं बेईमानी का इरादा था। अतः ए ने अपनी ही टीवी की क्या की है, चोरी। इसके बाद आपका दूसरा जो आपराधिक विधि में अपराध है, वह आपका है क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि आपराधिक अत्याचार। आपराधिक अत्याचार भी एक ऐसा अपराध है जो कब्जे के विरुद्ध है। यानी कि इसका मतलब एक का कमरा है, एक का कब्जा उस पर है, और अगर कोई व्यक्ति उस कमरे में एक की इजाज़त के बिना, एक की रजामंदी के बिना, एक की सम्मत के बिना, या एक के कंसेंट के बिना प्रवेश करता है और इरादा ये है कि वह कोई अपराध करेगा, तो ऐसी दशा में इसे क्रिमिनल ट्रेसपास या आपराधिक अत्याचार कहा जाएगा। और ऐसा प्रवेश करने वाला दंड का भागी होगा। तो आपराधिक अत्याचार भी किसके विरुद्ध सामान्यतः अपराध है, कब्जा। इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण आता है, वह आता है आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध। यानी कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई संपत्ति लावारिस है या पड़ी हुई है, लाबादा है और दावित है, यानी कि उस पर कोई किसी का दावा नहीं है, पड़ा हुआ है, और उस संपत्ति को कोई व्यक्ति उठाता है, तो मात्र उठा लेने से उसने कोई अपराध नहीं किया। तो कब अपराध करेगा, यदि उठाकर और बिना मालिक को खोजे प्रयोग कर लेता है, यूज कर लेता है, तो ऐसी दशा में वह आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करेगा। लेकिन केवल उठा लेने से कोई अपराध नहीं हुआ। अब इसमें आपका दो क्वेश्चन आता है ज़्यादा। पहला ये आता है, ए जा रहा था, उसका पर्स गिर गया, और बी देखा कि पर्स किसी का गिरा है, बी पर्स उठा लेता है। तो मात्र पड़ा हुआ सामान उठा लेने से कोई अपराध नहीं हो जाता। लेकिन इसी में सतर्क रहना है। अगर ये दे दे कि बी अपने लिए पर्स उठा लेता है, यही पॉइंट बार बार पूछा जा रहा है। जैसे ही शब्द आपका स्वयं के लिए दे, यानी कि उसका इरादा अब मालिक को खोजने का नहीं है, उसका इरादा ये है कि हम मिसयूज करेंगे। यानी कि आपका इस पर्स में जो पैसा है, उसको आपका निकाल कर पकौड़ा, जलेबी, दही खा लेंगे या चाय पी लेंगे, उसका इरादा ये है। तो अगर इरादा ये है कि स्वयं के लिए, अपने लिए उठाता है, जैसे शब्द आए, तो
तो अपराध करवा दीजिएगा। और 403 आईपीसी आपराधिक दुर्व्यवहार। पर्स का जहाँ तक मामला है, एक दो और उदाहरण देखिए। ए जा रहा था, बी ए के पॉकेट में हाथ लगाया, पर्स निकाल, पॉकेट खाली था, तो कौन सा अपराध किया? चोरी का प्रयास। पर्स निकाल लिया, गिर गया, भाग गया तो चोरी। और हाथ लगाया और भरी हुई पिस्टल थी उसके पॉकेट में, टिगर ही दब गया, तो आपका ये मात्र और मात्र दुर्घटना मानी जाएगी। हाँ, चोरी के प्रयास के लिए जरूर वह दंडित होगा, क्योंकि वह पॉकेट में चोरी के लिए क्या लगाया था? हाथ। कुछ मिला नहीं। तो यानी कि ये भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं लगातार, इस बार भी आए थे एपीओ में। और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन में 10-15 बार पॉकेट वाला बताया था, यानी कि रटा रटाया क्वेश्चन। अब ये सब कोई गलती कर दे तो ये गलतियां किसी भी हाल में भाई क्षम्य नहीं है। जो रोल रटवाए जा रहे हैं क्वेश्चन, अगर वो ना आए तो भाई वो गलतियां क्षम्य नहीं है, आप बाहर कर देंगी कंपटीशन से, क्योंकि कंपटीशन आसान नहीं है, देख ही रहे हैं। फिर एक बार आगे बढ़ा जाए। अंतिम प्रावधान जो पजेशन के बारे में है, वह हमें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 देखना है। और एक और बात देखनी है कि कब्जा विधि का 9वां अंक होता है, यानी कि 10 नंबर में से कब्जेधारी को कितने नंबर दिए जाते हैं? 9 नंबर। ये दो पॉइंट अभी देखना है। पहले संविदा अधिनियम में देख लिया जाए। यहाँ से बिहार एक क्वेश्चन बनाता है ज़्यादा। जब भी आप संविदा अधिनियम में देखिएगा तो 3 धाराएं कम से कम तैयार रखिएगा। एक आपका 71 सेक्शन, यानी कि 71 धारा, एक 168 और अगला 169। 3 धाराएं रटे रहिएगा। फिर हम बता दें, संविदा अधिनियम की धारा 71 यानी कि 71, फिर संविदा अधिनियम की धारा 168 और तीसरी धारा संविदा अधिनियम की धारा आपका 169। 3 धाराएं बिहार ज़्यादा चांस है। पिछली बार भी आपका एक क्वेश्चन 169 पर आया था कि पड़ा हुआ माल बेचने पाने वाला उसे कब विक्रय कर सकता है, कब बेच सकता है। तो तीनों धाराएं अच्छे से देखिए इनको। 71 बताती है कि जो व्यक्ति गुड फाइंडर होता है, पड़ा हुआ माल पाता है, वह उसका उत्तरदायित्व किसके समान होगा? उसका आपका कर्तव्य किसके समान होगा? तो बेलर के कि बेली के, यानी कि उपनिधाता के कि उपनिहिती के? तो उपनिहिती के। यानी कि उपनिहिती के जो कर्तव्य हैं, वही कर्तव्य पड़े माल पाने वाले का भी होता है। अब 4 ऑप्शन देगा कि पड़ा हुआ माल पाने वाला आपका मालिक बन जाएगा, अभिकर्ता बन जाएगा, विबंधित हो जाएगा, और उसका जो कर्तव्य होगा वह उपनिहिती के समान होगा, और इनमें से कोई नहीं। तो आप एक लाइन बस याद रख के जाइए कि उसका कर्तव्य क्या होगा? उपनिहिती के समान। तो उपनिहिती का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु किसी को दी गई है तो उस व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि जितनी सावधानी अपने सामान के लिए करे, उतनी ही सावधानी वह दूसरे के सामान के बारे में भी बरते। यानी कि अपना सामान जानते हुए उसको क्या करिए? देख रेख करिए। जो माल आप क्या किए हैं? पाए हैं। ये कानून कहता है। अगला आइए। अब जो पड़ा हुआ माल पाता है उसका उत्तरदायित्व क्या है? तो उसका उत्तरदायित्व है कि वह उचित समय तक
और उचित तरीके से सामान के मालिक को खोजे। यानी कि अगर ए पर्स पाया है तो उसका क्या कर्तव्य है? तुरंत आपका पैसा निकाल के यूज कर ले कि मालिक को खोजे, मालिक को खोजे। अब कब तक खोजे? युक्त युक्त समय तक खोजे, रीजनेबल टाइम तक खोजे। युक्त युक्त समय या रीजनेबल टाइम, ये किसका प्रश्न होगा? पिछली बार जे में आया, विधि का प्रश्न होगा कि तथ्य का? विधि का नहीं, ये किसका होगा? तथ्य का। इसके बाद जो बिहार ने क्वेश्चन बनाया इस पर 169 से बनाया कि कब पड़ा हुआ माल पाने वाला उसे बेच सकेगा और किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। तो जब मालिक को वह खोजा युक्त युक्त समय तक और युक्त युक्त तरीके से, माने जितना खोजना चाहिए खोजा, जितना समय तक खोजना चाहिए मालिक को खोजा, और स्वामी को खोजने में जो सामान था उसका 2/3 वह खर्च कर चुका है। यही उदाहरण आपको पकड़ना है। कभी काल समस्यात्मक क्वेश्चन आ जाता है। ए एक मोबाइल पाता है जिसकी कीमत 9,000 है। यह स्वामी को खोजना शुरू करता है मोबाइल के, तो ए इस मोबाइल को कब बेच सकेगा? अब और कोई जिम्मेदारी ए की नहीं होगी। तो जो सामान ए पाया है, यदि स्वामी को खोजने में उस सामान का वह खर्चा कर चुका है कितना? 2/3। तो 2/3 9,000 का निकालेंगे तो कितना आएगा? यानी कि अगर मालिक को खोजने में कम से कम कितना खर्चा कर चुका है? 6,000। तो अब मालिक को खोजना नहीं है और अब ये सामान क्या कर सकेगा? मोबाइल बेच सकेगा। सेक्शन याद रखिएगा 169। यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका आता है संविदा अधिनियम की कौन सी धारा? तो 169 में है। इसके बाद आइए, इसके बाद आपका हाँ, एक क्वेश्चन और बना है, वो देखा जाए तब आपका सेक्शन शुरू किया जाए। एक क्वेश्चन आपका ये बचा है कि जो पजेशन या आधिपत्य या कब्जा होता है वह विधि का 9वां अंक कहा जाता है। यानी कि अगर 10 नंबर है तो 10 नंबर में से 9 नंबर आपका किसको दिया जाता है? कब्जेधारी को। और स्वामी को केवल 1 अंक दिया जाता है। तो कब्जा विधि का 9वां भाग होता है, 9वां अंश होता है। आपका ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो जब तक कि कोई स्वामी दूसरा न आ जाए तब तक उस व्यक्ति को उस वस्तु का क्या मान लिया जाएगा? स्वामी। लेकिन कहावत कही जाती है कि एक बिहारी सब पे भारी। तो यहाँ कहावत चेंज कर लीजिएगा, एक बिहारी 9 पर भारी। यानी कि अगर जो स्वामी है वह अपना स्वामित्व साबित कर देता है तो भले ही वह 1 अंक रखता हो, लेकिन इन 9 पर क्या हो जाएगा? प्रिवेल करेगा, अभिभावी होगा, भारी पड़ेगा। फिर भी कब्जे को 10 में से कितना अंक दिया गया है? 9। तो कब्जा इसलिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो सामान्य बातें थी वह आपका समाप्त हुई। अब आपका बेयर एक्ट निकाल लीजिए और बेयर एक्ट के अनुसार अब चलेगा और कुछ बातें उसमें और बताई जाएंगी। देखिए सेक्शन 5 क्या कहता है और आपका सेक्शन 5 की बातें देखिए। सेक्शन 5 निकाल लीजिए भाई। अब आपका देखिए धारा 5 क्या कहती है? विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति का
प्रत्युदाहरण, फिर एक बार याद रखिएगा, विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति का प्रत्युदाहरण। पहले शब्दों को समझिए। अगर विनिर्दिष्ट आ जाए यानी कि स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ कि ऐसी संपत्ति जो पहचान योग्य हो, यानी कि ऐसी अचल संपत्ति है जिसका आपका बाउंड्री आपका निश्चित हो, आपका क्रम संख्या या गाटा संख्या या खतौनी नंबर निश्चित हो, जमीन कहाँ है ये निश्चित हो। यानी कि विनिर्दिष्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसी अचल संपत्ति जिसकी पहचान पहले से ही क्या हो, निश्चित हो कि अनिश्चित हो, निश्चित हो, इसी को हम क्या कहेंगे, विनिर्दिष्ट। फिर एक बार इसको समझिए। विनिर्दिष्ट का मतलब ही यही हुआ कि ऐसी संपत्ति जिसकी पहचान निश्चित हो, यानी कि असमंजस में नहीं है कि ये मकान है कि वो मकान, या प्लाट यहाँ है कि वहाँ है, असमंजस में नहीं है, बल्कि बिल्कुल क्लियर कट है। तो ऐसी दशा में विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति, अब शब्द आया इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका इशारे में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इशारे की धारा 2 में 5 शब्दों की हमने केवल परिभाषा बताई थी। फिर परिभाषा पर गौर करिए। 2A में आपका ऑब्लिगेशन या आभार या कर्तव्य कहिए। 2B में व्यवस्थापन यानी कि सेटलमेंट। 2C में न्यास और 2D में न्यासी और 2E में अन्य पद जो यहाँ परिभाषित नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में परिभाषित हैं, तो वहीं से उसका अर्थ लिया जाएगा। इसके बाद आपका फिर धारा 5 आइए। चूँकि अचल संपत्ति की परिभाषा इशारे में दी नहीं गई है, तो इसकी मैं एक नियम बताया था कि अगर किसी शब्द की परिभाषा कानून में न दी गई हो तो सामान्यतः उसका अर्थ कहाँ से निकाला जाता है, तो जनरल क्लॉज एक्ट यानी कि साधारण खंड अधिनियम से। तो जो अचल संपत्ति की परिभाषा साधारण खंड अधिनियम में दी गई है, वही परिभाषा यहाँ भी क्या करेगी, काम। अगला देखिए क्या, प्रत्युदाहरण। प्रत्युदाहरण नए लोगों को ना आए तो लिख लेना है बैरक पर। रिकवरी। रिकवरी मतलब पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति मतलब वापस लेना, यानी कि कब्जे को पुनः क्या करना, प्राप्त करना। देखिए जो व्यक्ति, बैरक की भाषा देखिए अब, जो व्यक्ति किसी भी निर्दिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार है, यानी कि एक उदाहरण बना लिया जाए तब सही रहेगा। मान लीजिए ये मकान है, मकान नंबर क्लियर है, इसका स्थान क्लियर है, मोहल्ला क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो ये विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति हो गई। तो बेरेट की भाषा देखिए। अब उदाहरण भी बना लिया जाए। ए और दूसरा कौन सा, बी। ए का ये मकान था और ए का इस मकान पर क्या था, कब्जा। बी ने क्या काम किया कि ए को गलत तरीके से कब्जे से क्या कर दिया है, बाहर, और इस मकान पर कौन कब्जा जमा लिया है, बी। तो आइए धारा 5 अब सही रहेगा, इसी उदाहरण पर चलेगा। जो व्यक्ति किसी भी निर्दिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रत्युदाहरण कर सकेगा। यानी कि धारा 5 में आपका बताया क्या गया है, पहले ये देखिए कि जो व्यक्ति किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी
के पजेशन या कब्जे का हकदार है, वह अपने कब्जे की मांग के लिए वाद दायर कर सकता है, लेकिन किस कानून में दी गई प्रक्रिया के अनुसार? तो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 यानी कि सीपीसी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। अब धारा 5 का जो व्यू है वह व्यू पहले देखिए, यानी कि कुल मिलाकर जब आप धारा 5 पढ़ेंगे तो पूरी तरह सीपीसी में जाना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि सेक्शन 5 ये बताता है कि जो व्यक्ति किसी स्पेसिफिक अचल संपत्ति पर कब्जे का हक रखता है वह अपने कब्जे के रिकवरी कर सकता है, पुनः प्राप्ति कर सकता है, लेकिन किस कानून के तहत दी गई प्रक्रिया के अनुसार? जो कहाँ दी गई है? सीपीसी में। तो तुरंत अब आपका सीपीसी के कुछ प्रावधान देखने पड़ेंगे। और पहला कि समय पहले देखा जाए, 3-4 प्रावधान देखना है भाई, कितने समय के अंदर ये धारा 5 में के तहत जाएंगे। दूसरा आपका समय के अलावा किस आधार पर आप मुकदमा करेंगे? आधार यही पूछा जाता है मुख्य रूप से। इसके बाद आपका सेक्शन कौन सा है सीपीसी का और आदेश कौन सा है। और ये जो धारा 5 के तहत मुकदमा करेंगे कि इसमें रेगुलर प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये 4-5 बातों पर गौर करना है। फिर एक बार देखिए, जहाँ तक धारा 5 की बात है, पहला नियम सेक्शन 5 के तहत आपका जो ए है ये बी के खिलाफ अपने मकान के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए मुकदमा दायर करता है। तो अगर धारा 5 के तहत करता है तो ए किस आधार पर करेगा बी के खिलाफ मुकदमा? तो ओनरशिप के आधार पर, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। यानी कि पहला नियम ये निकला कि धारा 5 कब्जे की पुनः प्राप्ति के प्रावधान तो करती है, लेकिन बेस इसका क्या है कि स्वामित्व है, ओनरशिप है। अर्थात ये न्यायालय में ये दिखाएगा कि इस मकान का मैं स्वामी हूँ, अतः मैं कब्जे का हकदार हूँ, अतः मुझे इस मकान का बी से कब्जा वापस दिलवाया जाए। तो पहला नियम किस आधार पर? रटिए धारा 5 में स्वामित्व। दूसरा समय आपको याद करना है कि धारा 5 के तहत जो मुकदमा किया जा सकता है उसके लिए जो लिमिटेशन पीरियड है, परिसीमा काल है या समय सीमा काल है, वह 12 वर्ष है, यानी कि 12 ईयर्स। ये पूछ सकता है कि धारा 5 के तहत परिसीमा काल कितना है मुकदमा दायर करने का? 12 साल। यानी कि जिस तारीख को बी ने इस मकान से बाहर किया किसको? ए को, तो ए उस तारीख से अगले कितने साल के अंदर अपने मकान पर पुनः कब्जे की प्राप्ति के लिए बी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है? तो सेक्शन 5 के तहत समय कितना होगा? 12 साल। 12 वर्ष की गणना कब से की जाएगी? तो जिस दिन आपका मुकदमा दायर किया जा रहा है उसके पहले 12 वर्ष। यानी कि दो एंगल से देखिए, ये कब तक अपने अचल संपत्ति की कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए जिस दिन बेकब्जा किया गया था उसके कितने दिन के अंदर ही मुकदमा कर सकता है? 12 साल। यानी कि मुकदमा जब ये दायर कर रहा है तो ये भी देखा जाएगा कि 12 साल के अंदर ही तो इसे बेकब्जा किया गया है। अगर 12 साल पहले किया गया था और ये शांत बैठा था तो इसका मुकदमा खारिज। और बी
आपका 12 साल का कब्जा पा लिया, कब्जा वैध था, तो बी कब्जाधारी हो जाएगा और हो सकता है कि कब्जे के आधार पर अब क्या हो जाए स्वामी। यानी कि कानून सुषुप्त की सहायता नहीं करता, किसकी सहायता करता है? सक्रिय की, जागरूक की। ये कोटेशन जूरिस्प्रूडेंस के लिए भी याद रखिए, सामंड ने कहा है। आ सकता है वो तो फिर आएगी, ये तो पढ़ाना ही पड़ेगा भाई कुछ सब्जेक्ट। लेकिन फिर एक बार देखिए, समय हमने बता दिया, आधार बता दिया, अब सेक्शन आइए। आखिर कानून ये कहता है कि सीपीसी के तहत आपका प्रक्रिया यहाँ अप्लाई होगी। तो अब सीपीसी में अचल संपत्ति की वापसी को लेकर जो भी प्रावधान है, सभी प्रावधान यहाँ आपको पढ़ना ही होगा। तो पहला प्रावधान है सीपीसी की धारा 16 का क्लाज ए। सीपीसी की धारा 16 का क्लाज ए यह बताता है कि किस स्थान के न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाएगा यदि अचल संपत्ति की रिकवरी करानी हो या अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति करनी है। तो धारा 16 का क्लाज ए केवल इतना बताता है कि जिस स्थान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर वह अचल संपत्ति स्थित है, उसी न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाएगा। जैसे कि अगर प्रयागराज में मकान था ए का और ए प्रयागराज में बेकब्जा किया गया है अपने मकान से, तो बनारस और दिल्ली जाकर मुकदमा नहीं करेगा, कहाँ करेगा? प्रयागराज में। ये हम नहीं बता रहे हैं। अचल संपत्ति से बेकब्जा किया गया व्यक्ति किस प्लेस के कोर्ट में सूट फाइल कर सकेगा, ये सेक्शन कहाँ से कवर होगा? सीपीसी की धारा 16 के क्लाज भी याद रखिए, कौन सा? ए। अब आइए अगला देखा जाए। अब जो कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए जो डिक्री पारित की जाएगी, तो उस निर्णय दिया जाएगा, निर्णय के बाद डिक्री बनेगी। तो दो बातें आपको यहाँ कवर करनी है कि जब न्यायालय ऐसे मामलों में जजमेंट देगा और जजमेंट के बाद डिक्री पारित करेगा, तो डिक्री में क्या लिखा जाएगा? तो इसके लिए आदेश 20 सीपीसी का काम करेगा। फिर एक बार आदेश 20 देखिए सीपीसी का। सीपीसी का आदेश 20 जजमेंट और डिक्री की बात करता है, यानी कि निर्णय और डिक्री। आपका कह सकते हैं कि तो आदेश 20 का जो नियम 12 है, यानी कि नियम 12, यानी कि सीपीसी के आदेश 20 का नियम कौन सा? 12। ये आपका जो आज कब्जा तथा अंतःकालीन लाभ के बारे में है, यानी कि जब कब्जे के को लेकर डिक्री पारित की जाती है, तो डिक्री में क्या लिखा जाएगा? तो लिखा यही जाएगा कि बी को आदेशित किया जाता है कि वह ए को इस मकान का कब्जा दे दे। यही तो लिखा जाएगा, और क्या लिखा है? यानी कि एक कब्जा पुनः प्राप्त करने का क्या है? हकदार। अतः बी को आदेशित किया जाता है कि वह ए को कब्जा दे दे। तो भाई कब्जा दिलवाई अंत में। तो भाई बी का कर्तव्य है कि स्वेच्छा से कब्जा दे दे। अगर आप लोग बताइए स्वेच्छा से कब्जा बी नहीं दिया, तो न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कब्जा दिलवाया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कब्जे की डिक्री का निष्पादन का तरीका क्या होगा? तो तरीका या डिक्री के निष्पादन के लिए जो प्रक्रिया दी गई है,
वह सीपीसी के आदेश 21 में है। यानी कि डिक्री को कैसे लागू कराया जाएगा, ये आपका सीपीसी के किस आदेश में है, आपका 21 में। और 21 के दो नियम यहाँ काम करेंगे और आपका 35 और 36 रट कर जाइएगा। आदेश 21 का नियम 35 और 36 में कब्जे की डिक्री का निष्पादन कैसे कराया जाएगा, वह मेथड दिया गया है। तो न्यायालय के माध्यम से होगा। न्यायालय के अधिकारी जाएंगे और ज़बरदस्ती भी से किसको कब्जा दिलवा देंगे, ए को। भाई ज़बरदस्ती दिलवा देंगे किससे। अब आइए, अगर बी न्यायालय की डिक्री का प्रतिरोध करता है तो कुछ न कुछ धारा भी लग जाएगी। अगर 5 या अगर प्रतिरोध करता है तो सीपीसी का सेक्शन 74 याद रखिए। अब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और बल का प्रयोग करके डिक्री को लागू कराते हुए कब्जा प्रदान किया जाएगा। और यहीं 5 या 5 से अधिक लोग जुट गए बी की ओर से, विरोध करने लगे, तो ये आईपीसी की धारा 141 के तहत कैसा जमाव हो जाएगा, विद विरुद्ध अनलॉफुल। तो तमाम नियम है। अभी आपका मैंने पेपर में भी आया था और तमाम जगह कि एक औरत आपका अपने ससुराल में गई और कब्जा ससुराल वाले नहीं दे रहे थे, तो ऐसी दशा में भाई हाई कोर्ट में अंत में मामला आया। हाई कोर्ट ने कहा कि इसे घर में रहने का अधिकार है। यानी कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस कानून बना है उसमें आवास का भी अधिकार है, ये उसमें दिया है, जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से क्या संरक्षण। तो हाई कोर्ट ने आदेशित किया कि इसे कब्जा उस घर में दिलवाया जाए। और ससुराल वाले बंद कर लिए किवाड़। जब पुलिस गई तो अगर बंद कर लिए हैं तो कैसे दिलवाया जाएगा, तोड़ ताड़ दिया जाएगा। तो पुलिस वाले बुलडोजर मंगा लिए बाबा का और बुलडोजर दरवाजे के पास खड़ा हो गया और मान मनवल होने लगी कि दरवाज़ा खोलिए खोलिए, और नहीं तो क्या करेंगे, अब तोड़ देंगे। तो घर वाले डर गए और दरवाज़ा अंत में क्या किए, बुलडोजर दरवाजे पर। तो यानी कि आपका तो अगर किवाड़ वाड़ बंद है तो बस ये याद रखिए कि तोड़ कर उसको कब्जा क्या किया जा सकता है। भाई पहले तो प्रेम से ही तो कहा जाएगा कि किवाड़ खोलिए, और नहीं खुलता है तो सीआरपीसी में भी यही प्रावधान है। आपका पहले प्रेम से खटखटाया जाएगा, नहीं खोलता है तो दरवाज़ा खिड़की छत तो क्या किया जाएगा, तोड़कर प्रवेश करिए। सीपीसी में भी यही है कि पहले प्रेम से खुलवाइए। इस प्रकार आपका धारा 5 समाप्त हुई। तो धारा 5 की विशेषता कुछ जानिए, क्योंकि जब धारा 6 पढ़ेंगे तो और अंत में आपका पूछा जाता है 5 और 6 में डिफरेंस क्या है। तो पहले 5 फिर एक बार जाने रही, अब अंतर पूछा जाए तो ये न कहेगा कि सर बता ही नहीं। सेक्शन 5 के तहत संपत्ति पर आधिपत्य की पुनः प्राप्ति के लिए एक रेगुलर वाद यानी कि नियमित वाद दायर किया जाता है, पहला नियम। दूसरा नियम, ये लंबे समय तक चलने वाला वाद होता है, क्योंकि इसमें मुकदमों में अपनाई जाने वाली जो सामान्य प्रक्रिया है वह अपनाई जाती है। तीसरा, धारा 5 के तहत जो कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए वाद दायर किया जाता है वह ओनरशिप के आधार पर, हक के आधार पर, टाइटिल के आधार पर अर्थात स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। चौथा पॉइंट, समय, इसमें बेकब्जा किए जाने के कितने साल के अंदर आप दायर कर सकते हैं, 12 साल। और किस न्यायालय में दायर किया जाएगा, तो जिस न्यायालय की लोकल जुडिक्शन के अंदर
वह अचल संपत्ति क्या है, स्थित है। इतना कम से कम 4-5 पॉइंट आप दिमाग में बैठा ही रहिए। सामान्य अचल संपत्ति है कि विनिर्दिष्ट, ये भी पूछा गया बिहार में, सामान्य है कि विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट। अब आइए सेक्शन 6 देखिए भाई आपका। हाँ हाँ, एक सेकंड बता रहे हैं भाई। उसको कहते हैं, देखिए आपका, इसको भी भाई बता दिया जाए। देखिए, ए का यह मकान था और बी ने ए को जबरदस्ती बाहर कर दिया और इस मकान पर कब्जा जमा लिया। 4 कमरे बनवा दिया जाए। 4 इस मकान पर कमरे हैं। 2 साल तक बी का कब्जा रहा। 2 साल तक बी का कब्जा रहा। तो सीपीसी जब पढ़ेंगे तो एक मीन प्रॉफिट है। मीन प्रॉफिट माने मध्यवर्ती लाभ या अंतःकालीन लाभ, जिसे सीपीसी की धारा 212 में परिभाषित किया गया है, धारा 2 की उपधारा 12 में, जिसमें यह है कि बी जितने समय तक इस मकान पर कब्जा रखा है, फिर एक बार देखिए, उतने समय तक बी ने इस मकान से क्या लाभ पाया, मैंने 4 कमरों से कितना किराया पाया, या अगर बी ने कमरा खाली रखा है तो क्या किराया पा सकता था। था का मतलब कि भले न पाया हो, तो जो बी पाया या जो पाने की संभावना थी, उतना पैसा न्यायालय चाहे तो बी से ए को कब्जा दिलवाते समय बी को आदेशित कर सकता है कि तुम उतना पैसा ए को दो, यानी कि इसी को मीन प्रॉफिट कहते हैं। दिलवा सकता है न्यायालय, इसमें कोई शक नहीं है। ये मामला जाएगा सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 12 में जाएगा। 12 में परिभाषित है। सब भाई, गांव हो या शहर हो, उससे क्या। गांव ही नहीं, आपका जमीन भी किराया ही नहीं, ये सबके लिए चल रहा है भाई, केवल किराए के लिए नहीं। फिर एक बार देखिए, फिर एक बार देखिए आपका आपका हरी कुप्सन ग्रे का केस आएगा आपका, जिसमें कि आपका नील बोया गया था और ये कहा गया था खेत में कि हजूर ये दूसरा चीज बोते, मैंने ईख बोया जा सकता था और ईख बोते तो ये और लाभ कमाते, अतः जो ये ईख बोकर लाभ कमा सकते थे उस लाभ को हमें दिलवाया जाए। तो केवल मकान को उदाहरण बताया गया, केवल मकान याद न रखिएगा, ये कृषि भूमि और इत्यादि में भी लागू होगा। अब गेहूं बो सकता था, परती छोड़ दिया, तो जो गेहूं बो सकता था नहीं बोया, फिर भी तुम जितना गेहूं बो सकते थे, जितना लाभ कमा सकते थे, वह लाभ क्या करो, वापस। ये कानून है, भले आप खाली छोड़ दें, भले आपका, उससे हमें मतलब नहीं है, कानून से मतलब नहीं है। आगे देखिए भाई, आपका धारा 6 देखा जाए। सेक्शन 6 भी पहले विशेषता देखिए। सेक्शन 6 की एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांस पूरा रहता है। धारा 6 ये बताती है कि अचल संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। तो आप ये कहेंगे कि धारा 5 में भी वही बात है कि जो व्यक्ति विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति से बेकब्जा कर दिया गया है, वह अपने कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए मुकदमा लाता है। और सेक्शन 6 में भी तो वही बात है कि अचल संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, यानी कि यहाँ भी कब्जा की पुनः प्राप्ति, कब्जा के प्रत्युदाहरण के लिए ही वाद लाया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, तो पहला हेडिंग में अंतर और हेडिंग अंतर जो निकालना है, धारा 5 में विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति है और धारा 6 में
केवल और केवल किस शब्द का यूज किया गया है? अचल संपत्ति। पहला अंतर। दूसरा अंतर निकाल लिया जाए दो तीन। सेक्शन 5 के तहत जो कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए मुकदमा दायर किया जाता है वह इस आधार पर व्यक्ति दायर करता है कि वह उस अचल संपत्ति का स्वामी है। लेकिन धारा 6 में स्वामी के आधार पर नहीं बल्कि कब्जे के आधार पर कब्जे की पुनः प्राप्ति यानी कि व्यक्ति ये दिखाता है कि हजूर हम इस मकान के स्वामी तो नहीं हैं लेकिन हम इस मकान पर कब्जा रखे थे और हमें गलत तरीके से इस मकान के कब्जे से क्या कर दिया गया है बाहर, अतः हमें पुनः कब्जा दिलवाया जाए, री एंट्री करा दिया जाए, पुनः मकान में प्रवेश करवाया जाए। तो कब्जे के आधार पर कब्जे की पुनः प्राप्ति 6 में और स्वामित्व के आधार पर किस में 5 में। समय भी याद रखिएगा। धारा 5 के तहत कितने दिनों के अंदर मुकदमा दायर किया जा सकता था? आपका 12 साल। लेकिन धारा 6 12 साल न देकर 6 महीने देगी। यानी कि धारा 6 के तहत बेकब्जा किए जाने के कितने महीनों के अंदर आप कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं? तो कितने माह? 6 माह। अब 5 में कितना साल? 12। तो 5 किस पर आधारित थी? स्वत्व पर। और धारा 6 किस पर आधारित है? आपका कब्जे पर। धारा 5 के तहत जो मुकदमा चलता था लंबा चलता था, निरंतर चलता था। लेकिन धारा 6 में आपका रेगुलर नहीं समरी ट्रायल होगा, संक्षिप्त प्रोसीजर अपनाकर और मुकदमों में फैसला दिया जाता है। तो धारा 5 में नियमित विचारण और धारा 6 में कैसा? जल्दी से जल्दी, बहुत देर नहीं। एक पहले उदाहरण देखिए तब बैरेक शुरू किया जाए। एक उदाहरण जरूरी है। सबसे उत्तम उदाहरण यहाँ मकान मालिक और किराएदार का मिलता है। ध्यान से देखिए, ये मकान है, मान लीजिए कि 4 कमरे हैं और एक कमरा आपका ए को मकान मालिक ने किराए पर दिया है। तो मकान मालिक बना लिया जाए बी और किराएदार कौन हो गया? ए। यानी कि लैंडलॉर्ड बी हो गया और जो टेनेंट हैं या किराएदार हैं या इसको अभिधारी भी कहते हैं, अभिधारी या टेनेंट या किराएदार ए हो गया। तो मकान मालिक ने का काम किया कि ए को बिना विधि की प्रक्रिया का पालन करते हुए सामान उमान बाहर फेंक दिया और अपने मकान से ए को निकाल दिया। अब बताइए इस मकान का स्वामी कौन है? बी। और ए स्वामी नहीं है लेकिन ए कब्जे का हकदार था। ए को अधिकार है कि इस मकान से उसे कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए ही बेकब्जा किया जाए, मनमाने तरीके से नहीं। अतः ए स्वामित्व के आधार पर नहीं बल्कि किस आधार पर? कब्जे के आधार पर मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। लेकिन बेकब्जा किए जाने के कितने महीने के अंदर? 6 माह। तो एक किस आधार पर कब्जे की पुनः प्राप्ति की मांग करता है? कब्जे के आधार, कब्जाधारी होने के आधार पर कि स्वामी? कब्जाधारी। स्वामित्व के आधार पर मांग करेगा तो कौन सी धारा अप्लाई होगी? 5। और कब्जे के आधार पर मांग करेगा तो कौन सी धारा? 6। अब 6 में दो तीन बातें और जानिए तब आपका बैरेक शुरू किया जाए। 6 ही थोड़ा बड़ी धारा है।
मैं बता दूं, एक क्वेश्चन भी बनता है। धारा 6 के तहत पहला प्रतिबंध ये है कि बेकब्जा किए जाने के 6 माह के बाद कोई मुकदमा नहीं लाया जाएगा। यानी कि जब भी मुकदमा लाया जाए 6 माह या उससे पहले लाया जाए। दूसरा, इस धारा के तहत सरकार के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जाएगा। यानी कि अगर सरकार ने ए को बेकब्जा किया है तो वह व्यक्ति धारा 6 ए का सहारा ले सकता है कि नहीं? नहीं ले सकता। तो किसके विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा? तो आपका सरकार के विरुद्ध धारा 6 के तहत। अगले नियम पर गौर करिए। धारा 6 के तहत जो मुकदमा दायर किया गया है, यदि न्यायालय उसमें कोई डिक्री या आदेश पारित करता है तो उस डिक्री या आदेश की कोई अपील नहीं होगी और पुनर्विलोकन भी नहीं होगा। यानी कि आपका अपील हो सकेगी कि नहीं? नहीं हो सकेगी। वह न्यायालय उस निर्णय पर पुनर्विचार कर सकेगा कि नहीं? नहीं कर सकेगा। अब यहीं बिहार और इत्यादि राज्य पूछते हैं कि धारा 6 के तहत पारित डिक्री के विरुद्ध क्या उपचार हैं? मैं बता रहा हूँ। आपका दे देगा अपील, तो क्या अपील हो सकेगी? नहीं। फिर दे देगा पुनर्विलोकन या रिव्यू, तो रिव्यू हो सकेगा कि नहीं? नहीं हो सकेगा। फिर दे देगा पुनरीक्षण, और इनमें से कोई नहीं, तो बेरेक पर ही लिख लेना चाहिए। आपका रिवीजन या निगरानी या पुनरीक्षण हो सकता है, लेकिन दो चीज़ नहीं हो सकती। कौन कौन? अपील और पुनर्विलोकन। तो क्या हो सकता है, पूछा जाता है बिहार में। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट टेक्निकल किया है। तो रिवीजन हो सकता है, यानी कि पुनरीक्षण। और सीआरपीसी में कम से कम आपको रिवीजन बताया गया था, पुनरीक्षण बताया भी गया था कि पुनरीक्षण द्वारा मुख्य रूप से निर्णय या आदेश या कार्यवाही की वैधता की जांच की जाती है। कहीं अनियमितता तो नहीं बरता निचला न्यायालय, कहीं अपने अधिकारिता से क्या चला गया बाहर, तो क्या कराया जा सकता है? धारा 6 का रिवीजन। पुनर्विलोकन होगा कि नहीं? अपील होगी कि नहीं? जो आ जाएगा आदेश नहीं, तो क्या होगा? रिवीजन। किसके विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकता धारा 6 के तहत? सरकार के। धारा 6 के तहत किस आधार पर वाद लाया जाता है कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए? कब्जा के आधार पर। कितने महीने के अंदर ला सकते हैं? 6। तो लैप्स हो गया, खत्म हो गया, अब क्या? हाँ, नहीं तो अगर 6 माह के अंदर नहीं आ पाया तो सामान्यतः आपका उसका जो अधिकार है बना रहता है, लेकिन जो रेमडी है, जो मुकदमा दायर करने का अधिकार है, वो समाप्त हो जाता है। ये मामला भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 से कवर होगा। सेक्शन 5 से कवर होगा लिमिटेशन के, कि जो वाद दायर करने का जो परिसीमा काल है, अपील नहीं, अपील में लागू नहीं होगा रिव्यू में। अगर उस समय के अंदर आपने वाद दायर नहीं किया तो आपका अधिकार रहेगा, लेकिन जो रेमडी है क्या हो जाएगी? समाप्त। उसके बाद आपको वाद दायर करते हैं तो न्यायालय वाद खारिज कर देगा। लेकिन धारा 6, 7, 8, ये 3 धाराओं में कुछ अपवाद हैं, जहाँ के जिस समय मुकदमा दायर करने का हक उत्पन्न हुआ, व्यक्ति पागल था, माइनर था या किस अक्षम था, तो कुछ समय दिया जाता है। लेकिन ये कब?
जबकि जिसको बेकब्जा किया गया था वह उस समय माइनर था या उस समय क्या था, पागल। ऐसे नहीं दिया जाएगा भाई, अक्षम था तभी दिया जाएगा, सक्षम है तो नहीं। याद रखियो, बहुत सीमित अपवाद है। अगला देखिए भाई, धारा 6 शुरू किया जाए। 4 आपका क्लाज है और चारों क्लाज काफी महत्वपूर्ण है। पहला क्लाज पहले देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना, भाई देखिए आपका हमारे बेयर एक्ट में संपत्ति लिखा है, और आपका अगर आपके बेयर एक्ट में सम्मत लिखा हो, माने संपत्ति लिखा हो, तो उसको सम्मत बना लेना है। सम्मत यानी कि कंसेंट, यानी कि रजामंदी। यानी कि इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो ये रहा, धारा 6 के तत्व भी तोड़ते रह जाए ताकि आगे बताने में आसानी रही। पहला तत्व ये रहा कि जो संपत्ति होनी चाहिए, देखिए अब तत्वों को भी आपका जोड़ते रह जाए। जो संपत्ति होगी वह कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चल की अचल? अचल, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका अचल संपत्ति हो। फिर आगे बढ़िए, यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना अचल संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, यानी कि अचल संपत्ति, कोई व्यक्ति उस संपत्ति पर क्या रखता था, कब्जा, उसे क्या किया गया है, बेकब्जा किया गया है। बेकब्जा जो किया गया है विधि की प्रक्रिया का पालन करते हुए कि विधि की प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए। हाँ, याद रखिए भाई, क्या करके, यानी कि अगर विधि की प्रक्रिया का पालन करते हुए बेकब्जा किया गया है तब क्या ये धारा लागू होगी? नहीं। यानी कि विधि की जो कानून है उसका क्या किया गया है, और जो जिस व्यक्ति को बेकब्जा किया गया है उसकी रजामंदी से किया गया है कि बिना रजामंदी के, यानी कि उसकी सहमत से बेकब्जा किया गया है कि बिना सहमत के, तो बिना सहमत के। बिना, पहले इतना वाक्य देखिए उसके बाद आगे पढ़ा जाए भाई, क्योंकि आपका उसके बाद तो है कि मुकदमा लाया जाएगा, कौन मुकदमा लाएगा, कितने महीने में लाएगा, किसके विरुद्ध नहीं लाएगा। मेन पॉइंट तो यही निकला कि बेकब्जा किया गया। उसके बाद तो भाई 4-5 पॉइंट हैं। एक एक यहाँ देखिए, सर्वप्रथम धारा आपका 6 लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि आपका, कह सकते हैं कि संपत्ति आपका अचल संपत्ति हो, यानी कि जो प्रॉपर्टी हो अचल संपत्ति हो। अगर यह प्रॉपर्टी चल संपत्ति है तो धारा 6 लागू नहीं होगी। अगर मूवेबल है तो इसके लिए अलग धाराएं बनी हैं, धारा 7 और धारा 8, पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि ऐसी अचल संपत्ति पर कोई व्यक्ति पहले से ही कब्जा रखता हो, यानी कि यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को कब्जे से बाहर किया गया है वह व्यक्ति उस अचल संपत्ति पर पजेशन रखता हो। वह जो पजेशन था अचल संपत्ति पर उस व्यक्ति का, वह वैध होना चाहिए। वैध का मतलब कि अगर उस व्यक्ति ने कब्जा तो प्राय पाया था लेकिन धोखा देकर पा लिया, कपट करके पा लिया, धमका के पा लिया, भय दिखा के पा लिया, या अनाधिकृत प्रवेश कर लिया, यानी कि जबरदस्ती घर में प्रवेश करके बैठ गया और कहा कि अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि धारा 6 आपका वैध कब्जाधारियों को संरक्षित करेगी, अवैध कब्जेधारी को नहीं।
अगर किसी ने कपट से किसी जमीन पर कब्जा कर लिया है या गलत, या आपका कह सकते हैं कि किसी को धमका कर लिया है, तो क्या धारा 6 लागू होगी कि नहीं? नहीं होगी। यानी कि जिस व्यक्ति का पहले से उस पर कब्जा था, वह कब्जा वैध होना चाहिए कि अवैध? वैध। अब ऐसे वैध कब्जा वाले व्यक्ति को आपका दो तरीके से बेकब्जा किया जा सकता है। एक तरीका है विधि का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए, और दूसरा तरीका है विधि का पालन न करते हुए। तो यहाँ भी समझिए, अगर विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है तो धारा 6 लागू नहीं होगी, क्योंकि कानून का सहारा लेकर ही ऐसे व्यक्ति को क्या किया गया है? बेकब्जा, कानून का पालन करते हुए। लेकिन अगर आपने अवैध तरीके से ऐसे व्यक्ति को उस मकान से कहाँ कर दिया? बाहर, तब ये सेक्शन लागू होगा और वह कब्जे के आधार पर अपने हक पुनः कब्जे की मांग कर सकेगा। जिस व्यक्ति को कब्जे से बाहर किया गया है, यहाँ कंसेंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस किराएदार को कब्जे से बाहर किया गया है, अगर वह कब्जे से बाहर किए जाने के लिए रजामंद था, सम्मत था, यानी कि उसकी सहमत थी, कंसेंट थी, तो यह धारा लागू होगी कि नहीं? नहीं होगी। यानी कि अगर किराएदार को उसकी सम्मति के बगैर बाहर किया गया, तब तो धारा 6 लागू होगी। लेकिन सम्मत से ही बाहर चला गया है आपका, माने अपनी रजामंदी से, तब धारा 6 के तहत वह पुनः किराएदारी की मांग कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। यानी कि सम्मत भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह है कि सम्मति किराएदार की स्वतंत्र होनी चाहिए। तो अगर सम्मति धमकी देकर, असम्यक असर दिखाकर, कपट करके प्राप्त कर ली गई है, तो क्या सम्मति वैध मानी जाएगी? नहीं। तो सम्मत क्या होनी चाहिए? वैध, अवैध नहीं। तो फिर एक बार देखिए आपका, यानी कि संपत्ति अचल संपत्ति हो, पहले से कोई व्यक्ति उस पर क्या रखता हो? कब्जा, उसका कब्जा क्या हो? वैध हो। फिर उसे क्या किया गया हो? बेकब्जा, विधि द्वारा की विधि से भिन्न प्रकार से अन्यथा लिखा है। फिर आपका मने उल्लंघन किया गया हो कानून का, तो ऐसे, और उसकी सम्मत से कि सम्मत के बिना, तो वह धारा 6 के तहत मुकदमा कर सकता है कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए। लेकिन किस आधार पर? कब्जा धारी।